हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में अप्रॉक्स 6 क्लासेस में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, यानी कि उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो 6 क्लासेस अप्रॉक्स मैंने ली थी, चैप्टर 1 की 6 क्लासेस ली थी। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि वहां से ही केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट होता है। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इसी चैनल पर पूरी कॉम्पिटिटिव लेवल की, यानी कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो, बीपीएससी का हो, किसी का भी एग्जाम हो, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग पहले जाकर उन वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 2, जिसका सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। उससे पहले हम एक जान लेंगे कि आखिर हमारा एटम क्या होता है, यानी कि हमारा परमाणु क्या होता है। तो अगर आपने पहले की क्लासेस देखी होगी तो मैंने ऑलरेडी आपको परमाणु के बारे में, अणु के बारे में बता रखा था, लेकिन हम अब फिर से पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको पहले चैप्टर में कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में, यानी कि एटम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। अब आप कहेंगे सर परमाणु क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, पहले की वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने आपको एलिमेंट पढ़ाया था, यानी कि तत्व पढ़ाया था। तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी, एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम, यानी कि छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा जो कण है वही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या मैंने बोला, एलिमेंट का सूक्ष्मतम यानी कि छोटा सा छोटा कण ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा परमाणु, या हम कहें एटम कहलाता है। अब बात आती है कि सर कि हमारा ये एटम जो, जैसे कि आपका नाम अगर सोनू है, मोनू है, गोलू है, तो भाई आपका भी नाम किसी ने तो रखा होगा ना। तो उसी प्रकार से इस एटम का नाम एटम कैसे पड़ा, किसने नाम दिया आखिर, तो यहां पर आते हैं डेमोक्रिट्स ने। किसने नाम दिया, डेमोक्रिट्स ने। तो याद रखिएगा कि जो एटम वर्ड है, एटम शब्द है, ये किसने दिया, डेमोक्रिट्स ने दिया। क्लियर, ये बात आपको पता लग गई। दूसरी बात कि मैंने बता दिया है कि एलिमेंट क्या होता है, यानी कि तत्व का सूक्ष्मतम, यानी कि छोटा सा छोटा कण ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा परमाणु, या हम कहें उसे एटम कहलाता है। अब बात आती है कि एटम हमारा क्या स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, यानी कि स्थायी होता है या अस्थायी होता है। तो हमारा जो एटम होता है, एटम यानी कि परमाणु हमारा एक अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी होती है, क्योंकि एटम इधर उधर मूव करा करता है। क्या करता है, इधर उधर मूव करता है, इसीलिए एटम हमारा क्या कहलाता है, एक अस्थायी होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी कहे तो अनस्टेबल होता है। दूसरी बात, एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है। क्या कहा मैंने, एक तो एटम चारों तरफ मूव करता है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अस्थायी यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात मैंने कही कि ये जो हमारा एटम होता है वो केमिकल रिएक्शंस में भी भाग लेता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है। तो वही चीज है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेता है। क्लियर, ये इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें अब एटम के बारे में। कुछ साइंटिस्ट ने क्या दिया, परमाणु मॉडल, यानी कि मॉडल्स दिए। अब यहां से एक क्वेश्चन बनाया गया था एग्जाम में, जिसमें आपको इसको क्रम यानी कि उसके जो सीक्वेंस है उसको लगाने को कहा गया था। तो कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। अब उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि आखिर सीक्वेंस क्या था, क्योंकि एक बार इसको सेट करने के लिए आपके एग्जाम में आ गया था, यानी कि इसके ऑर्डर को, कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। उसके बाद में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दी। इसके बाद में हमारे रदरफोर्ड ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। इसके बाद में नील बोर ने। तो सबसे पहली किसने दी, सबसे पहले दी थॉमसन ने दी, दूसरे बार किसने दी, डाल्टन ने दी, तीसरी किसने दी, रदरफोर्ड ने दी, चौथी किसने दी, नील बोर ने दी। तो ये एक सीक्वेंस है, एक बार एग्जाम में इसी सीक्वेंस को लगाने को आ गया था, इसलिए आप ये भी याद करके रखिएगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका सीक्वेंस। अब हम एक एक करके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, यानी कि थॉमसन ने क्या बताया
एटम्स के बारे में। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। अगर हम बात करें किस ईयर में दी, तो 1904 में। कब दी उन्होंने? 1904 में। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि आप लोगों को शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज भी किसने करी थी? जे थॉम्सन ने करी थी। लेकिन वो किस ईयर में पूछा है तो 1897 या 1898 के आसपास में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। लेकिन जो एटॉमिक मॉडल दिया किसने? जे थॉम्सन ने। किस ईयर में दिया? 1904 में दिया। तो अब ये बात याद रखें कि 1904 में जे थॉम्सन ने अपना मॉडल को प्रस्तुत किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने इससे पहले कर ली थी। कब की थी? लगभग 1897 या 1898 के आसपास। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम कहें कि इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज की तुरंत बाद, यही बात मैंने बताई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करें तो लगभग ये 1897 या हम कहें तो 98 के आसपास में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने कर ली थी। तो उसी के बाद में एटॉमिक मॉडल जो प्रस्तुत किया किसने? जे थॉम्सन ने। या हम कहें तो एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज के पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद में और एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज के पहले इस मॉडल को जे थॉम्सन ने क्या किया? प्रस्तुत किया। क्लियर? यह बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करें, इसी मॉडल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है, तीसरा हमारा आता है रेजिंग पुडिंग के नाम से। तो यह बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए किसके मॉडल को प्लम पुडिंग के मॉडल से नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जे थॉम्सन का एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल के नाम से। या आपसे कभी पूछ लिया वाटरमेलन मॉडल किस साइंटिस्ट के एटॉमिक थ्योरी को कहा जाता है? तो हमारे जे थॉम्सन। या आप कहें उसे रेजिंग पुडिंग के नाम से भी। तो ये 3-4 नाम जो है वो केवल इन्हीं के जो थ्योरी दी थी, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसी के नाम है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, कहा गया है कि जो हमारा एटम होता है वो एक तरह से क्या होता है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम हमारा एक तरह से न्यूट्रल होता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो ये किसने कहा था? जे थॉम्सन ने कहा था कि जो हमारा एटम होता है वो एक तरह से उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इन्होंने जो मॉडल दिया, या इन्होंने प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया, या इन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया, ये रेजिन मॉडल दिया, आखिर ये था क्या है सर? बताइए तो ये भी हमें। तो वही हम बता लेते हैं पहले, इसके बाद फिर हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने पहले कर ली थी। वही मैंने आपको बताया 1897 या 1898 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। उसके बाद में 1904 के आसपास इन्होंने अपना यह मॉडल दिया। अब इन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक तरह से क्या है? एक एटम है। तो इस एटम में जो हमारा ये ब्लू कलर के जो हमारे बनाए गए हैं अंदर निगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो ब्लू कलर का है यही इसमें क्या पाया जाता है? इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यही हमारे एक इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये पूरा ये जो स्पेस है, इस स्पेस को इन्होंने क्या कहा? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम होता है उसमें पाए जाने वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में कहीं पर है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उनके बीच की जो जगह है उसी को क्या कहा इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज कहा। तो यही इनका मॉडल था, एटॉमिक मॉडल। ठीक। अब अगर इन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी दिया है, तो वाटरमेलन में जैसे हम लोग तरबूज खाते हैं, यानी कि हम लोग तरबूज इस तरह का कुछ मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये तरबूज होता है, इसमें जो खाने वाला भाग होता है ये वाला भाग, यानी कि ये सेक्शन जो खाने वाला भाग होता है ये हमारा रेड कलर का होता है, और उसी में हमारे ब्लैक कलर के क्या पाए जाते हैं? हमारे ब्लैक कलर के बीज पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा वाटरमेलन होता है, जो हमारा खाने वाला भाग होता है वाटरमेलन का, उसमें जो हमारे बीज जो गड़े होते हैं बीच बीच में, जो वो बीज है वो उसी तरीके से है जिस प्रकार से इसमें हमारे बीज पाए जाते हैं। उन बीजों को क्या कहा इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स कहा। उन बीजों को इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कहा। और उनके बीच में जो हमारा स्पेस रहेगा, ये जो स्पेस रह जाएगा इनके बीजों के बाद में, जो स्पेस रेड वाला रह जाएगा उसको इन्होंने क्या कहा? ये पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जो वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है, तरबूज का खाने वाला भाग होता है, उसमें बीज जो गड़े होते हैं, उन बीज जो गड़े होते हैं उसे इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कहा। और उनके बीच में जो स्पेस रहता है या हम कह रेड वाला सेक्शन होता है उसे इन्होंने क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज कहा। इसीलिए सिद्धांत क्या कहा गया? वाटरमेलन मॉडल कहा गया। क्लियर? ये बात पता लगी। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, एटम में बात करें, तो इसमें जो हमारा ये है, इसमें हमारे जो ब्लू कलर का डॉट बनाए गए हैं ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। बीच का स्पेस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम वाटरमेलन में बात करें, तरबूज में बात करें, जो हमारा खाने वाला भाग होता है उसमें बीच बीच में जो बीज गड़े होते हैं वो बीज को ही इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है।
और हमारे जो स्पेस खाने वाला भाग रेड वाला रह गया है केवल और केवल बीच को हटाकर, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए इनके मॉडल को प्लम पुडिंग का सिद्धांत भी कहा गया, वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा गया। अब इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई एटम है, अब न्यूक्लियस की रेडियस, इन्होंने एटम का क्या बताया, इन्होंने रेडियस भी दिया, यानी कि रेडियस ऑफ एटम भी दिया। अब जैसे कि अब होता क्या, देखिए ये लाइन जो हमारा मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से होने जाने वाली ये लाइन को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहा जाता है। शायद अगर आपको ना पता हो तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल से हमारे सेंटर से यहां से इतनी, ये हमारे क्या कहलाती, रेडियस कहलाती। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि हमारा जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, रेडियस ऑफ एटम इन्होंने बताया 10 की पावर माइनस 10 मीटर लगभग होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है लगभग, क्या हमारा रेडियस ऑफ एटम। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, तो लगभग हमारी 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 10। अब इन्होंने कहा कि एटम एक समान आवेशित गोला है। इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है एक तरह का क्या है, गोला है, यानी कि एटम हमारा क्या एक तरह से गोला है, जिसमें हमारे जो चार्जेस हैं, यानी कि इसमें जो हमारे चार्ज हैं वो हमारे यूनिफॉर्म यानी कि समान रूप से बटे होते हैं। यानी कि इस गोले में हमारे जो भी चार्जेस होंगे वो हमारे बराबर रूप से, यानी कि अगर किसी को हम 2 रुपए दे रहे हैं तो सबको हम 2 रुपए दे रहे हैं। यानी कि उसी प्रकार से एक गोले के अंदर हमारे जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से क्या है, समान रूप से है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जिसमें पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित होता है, वही बात बताई, यानी कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को वितरित कर रहे हैं, यानी कि हम बांट रहे हैं, तो सभी को हमने पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से बांटा है। क्लियर, ये इन्होंने कहा कि ये हमारा एक तरीके से क्या है, एक गोला है जिसके अंदर हमारे जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो समान रूप से यानी कि यूनिफॉर्म रूप से बटे हुए हैं। क्लियर, अब इन्होंने, मैंने बता दिया पहले भी, इन्होंने रेडियस ऑफ एटम भी दिया जो बताया इन्होंने 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो ये बात आप ध्यान रख लिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम जान लेते हैं कि इन्होंने ये मॉडल तो बताया। देखिए यहां पर थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, अगर हम मान लो खूब गाथा आपको लेकर पढ़ा दे तो वो आपके मतलब की नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा या आपके क्वेश्चन कहां से बनाया गया है, आपको केवल वही समझना है। क्योंकि अब आपको 10th या 12th लेवल का स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ना है। अगर उस लेवल का पढ़ना होता तो हम और डिटेल में इसको पढ़ते, लेकिन अब आपको केवल पढ़ना है एमसीक्यू, यानी क्वेश्चन आपके बने और जो प्रीवियस ईयर में बनाए गए हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट को आपको ध्यान के रखना है। बाकी आप पढ़ने के लिए तो आप 10th या 12th की बुक उठाएंगे, डिटेल में दे रखा है, वो आपके काम का नहीं है। अगर आपको भ्रम, अगर आपको है पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना, तो भैया पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके काम की चीज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया ये कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, ये कोई 10th या 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है। तो ये बात केवल आप ध्यान रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी इस मॉडल में, यानी कि इनकी सीमाएं क्या थी, तो हम वो जान लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो जे थॉमसन की लिमिटेशंस क्या थी। उन्होंने जो मॉडल दिया था उसकी कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ सीमाएं थी, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यानी कि इनका जो मॉडल था उसमें क्या आपने देखा, मैंने इतनी चीजें बताई, क्या उसमें कहीं भी मैंने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की चर्चा करी? तो आप कहेंगे सर नहीं करी, कहीं भी आपने न्यूक्लियस के बारे में तो बताया ही नहीं। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारा जे थॉमसन ने मॉडल दिया था उस मॉडल में न्यूक्लियस के कोई भी उल्लेख, कोई भी विषय में बात ही नहीं करी गई। ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं थी। दूसरी बात, इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था इससे हमारे कहीं भी ये नहीं कह सकते, जैसे कि वाटरमेलन में मैंने बताया था कि जो रेड वाला हिस्सा था उसमें जो बीज गड़े हुए थे वो बीज हमारे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो हमारा रेड वाला चीजें बची यानी कि जो रेड वाला हमारा मटेरियल बचा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज था। तो लेकिन कहीं इन्होंने ऐसी बात बताई कि जो हमारा रेड वाला हिस्सा था वो पॉजिटिव चार्ज ही हमारा क्या है, प्रोटॉन है, और जो हमारे बीज है वो हमारे निगेटिव चार्ज है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कोई भी विषय के बारे में इन्होंने अपने मॉडल में नहीं बताया कि जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है वही हमारा क्या है, प्रोटॉन है, नेगेटिव है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में भी कोई भी उल्लेख नहीं था इनके मॉडल में। तो ये इनका दूसरा क्या था, लिमिटेशन था। तीसरी बात कहें तो इन्होंने अपने मॉडल में, अगर इनके मॉडल के बेसिस पर अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ आप इसके पॉइंट्स बस याद कर लीजिए दिमाग में, शायद आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। तो
इनका जो मॉडल था उस मॉडल के आधार पर यानी कि उसके बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते थे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा है। या आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड का एक मॉडल, रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन दिया था, उसके भी हम इसके बेस पर, इनकी थ्योरी के बेस पर हम उनके अल्फा प्रकीर्णन की भी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यही कुछ 2-3 इनकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। यानी कि पहली लिमिटेशन की बात करें तो बहुत अच्छा था, इन्होंने कहीं भी अपने मॉडल में न्यूक्लियस की चर्चा ही नहीं करी। दूसरी बात, इन्होंने जो नेगेटिव चार्ज था वही हमारा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो था वही हमारा प्रोटॉन है, तो ऐसा भी फिक्स कहीं पे इन्होंने अपने मॉडल में नहीं बताया। तीसरी बात मैंने बताई कि इनका जो मॉडल था उसके आधार पर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं बता सकते हैं, या इनका जो मॉडल था उसके आधार पर हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन की भी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो यही था हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा साइंटिस्ट जो कि मैंने बताया था डाल्टन के बारे में। तो हम डाल्टन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ उसके पॉइंट्स हैं वो आप जान लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में और बोर के मॉडल के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं डाल्टन के मॉडल के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इसके जो पॉइंट है वो आपको जानना भी जरूरी है। तो अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम होता है यानी कि जो हमारा परमाणु होता है उसको हम कभी भी बना नहीं सकते, कि आप चाहे तो हम घर में बना लें या हम लैब में बना लें, तो आप इसको कभी भी बना नहीं सकते हैं, ना इसको कभी आप नष्ट कर सकते हैं यानी कि खत्म भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा चाहे तो हम इसको और छोटे टुकड़े में तोड़ना चाहें तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एटम की जब डेफिनेशन बताई कि एटम हमारा जो होता है वो एलिमेंट का बिल्कुल छोटा टुकड़ा ही हमारा क्या कहलाता है, एटम यानी कि परमाणु कहलाता है। तो यानी कि 3 बातें आपको पता लगी, यानी कि ना हम इसको बना सकते हैं, ना इसको हम खत्म कर सकते हैं, ना इसका हम छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। यही हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है। इसके बाद हम कहें कि अलग अलग एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट का ही सूक्ष्म कण ही तो होता है हमारा क्या, एटम। तो अलग अलग एटम्स का भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और साथ ही साथ उसके अपने अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमारा आयरन है, हमारा सोडियम है, इसका क्या अपना अलग अलग एटॉमिक मास होगा भाई, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसी तरह से इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि हम हैं और आप हैं, आपके कुछ गुण अलग होंगे, हमारे गुण अलग होंगे, हमारा एटॉमिक मास अलग होगा, आपका एटॉमिक मास अलग होगा। उसी प्रकार से आयरन का हमारा एटॉमिक मास अलग होगा, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। उसी तरह से सोडियम, इसका एटॉमिक मास अलग होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो ये भी एटॉमिक थ्योरी कहती है। परमाणु एक अदृश्य कण भाई, ऐसे नॉर्मली हम एटम्स को नहीं देख सकते भाई, हमारे आसपास में एटम्स मौजूद हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं, यानी कि हम इसको आसानी से देख भी नहीं सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, इनविजिबल पार्टिकल है, यानी कि हम कह सकते हैं या अदृश्य कण होते हैं। क्लियर। इसके बाद में लास्ट हमारा एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ यानी कि जो मैटर है, मैटर के बारे में बताया था, इसका इन्होंने क्या दिया, बुनियादी सिद्धांत दिया। क्या दिया, बुनियादी सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा जो मैटर यानी कि पदार्थ का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया, यानी कि पदार्थ का बुनियादी सिद्धांत यानी बेसिक हमारा जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो आप कहेंगे किसने दिया, डाल्टन ने दिया। तो 3-4 पॉइंट ही इसमें इंपॉर्टेंट थे, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा नहीं था। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है डाल्टन के बारे, सॉरी इसके बाद हमें पढ़ना है रदरफोर्ड के बारे में और हमारे नील बोर के बारे में। तो हमने आज 2 मॉडल को कवर कर लिया, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट, मैं पहले आप खुद से जानता हूं कि इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि मैं कुछ इसमें प्रैक्टिकल कर दिखा दूं आपको, या कुछ मैं अलग से आपको कुछ बनाकर दिखा दूं, क्योंकि ये थ्योरी है तो इसके आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मैं खुद से जानता हूं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको तैयार कर लेना है। अगर पुरानी क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट पर जाकर पहले चैप्टर 1 के सारी क्लासेस को कवर कर लीजिए। उसके बाद में ये हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2 मॉडल को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट 2 मॉडल को पढ़ेंगे और उसके आगे हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।